आज के इस वीडियो में हम जहांगीर का कार्यकाल है 1605 से 1627 के प्रारंभिक जीवन, उसके काल में मुगल मेवाड़ संबंधों, उसकी दक्कन नीति, उसके समय कंधार का मुगल साम्राज्य से छिन जाना, उसकी धार्मिक नीति आदि विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। जहांगीर के संदर्भ में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 250 शब्दों के प्रश्नों में प्राय जहांगीर कालीन मुगल मेवाड़ संबंध पूछ लिए जाते हैं। जहांगीर की धार्मिक नीति पर भी प्रश्न बनता है 250 शब्दों में, और निबंधात्मक प्रश्नों 500 शब्दों की शब्द सीमा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जहांगीर के काल में नूरजहां जुंटा की भूमिका पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जहांगीर कालीन चित्रकारों आदि के बारे में वन लाइनर्स काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का जवाब हम खोज पाएं। मुगल सम्राट जहांगीर का जो मूल नाम है वो है सलीम, और अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा बुलाया करता था। तो इसके पीछे कहानी ये है कि अकबर के पास पुरुष संतानें नहीं थी, मेल उसको उत्तराधिकारी उसके पास नहीं था। अतः वह शेख सलीम चिश्ती के यहाँ मनौती मांगता है, उससे प्रार्थना करता है कि उसे एक पुत्र की चाह है। और जब उसको पुत्र प्राप्त होता है तो शेख सलीम चिश्ती जो कि सूफी संत हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वह अपने पुत्र का नाम उन्हीं के नाम पर सलीम रखता है और प्यार से उसे शेखू बाबा बुलाता है। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1579 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। और उसकी माँ कौन थी? आमेर की राजकुमारी हरका भाई, जिनका विवाह अकबर के साथ हुआ था, और उन्हें मरियम उज़ ज़मानी की पदवी प्राप्त थी। उनका पुत्र था वो, उनके गर्भ से सलीम पैदा हुआ है। और सलीम के जो मुख्य शिक्षक हैं वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। सलीम का पहला विवाह 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ। इसी पत्नी से, मानबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ। आप आगे देखेंगे कि खुसरो ने उनके जीवन में कितना कष्ट पहुंचाया उन्हें। सलीम का दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से या जोधाबाई से हुआ। इससे खुर्रम का जन्म हुआ। खुर्रम कौन है? शाहजहां खुर्रम है। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद प्रदान किया था, किंतु बाद में मानबाई ने जहांगीर की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। अकबर के 2 पुत्रों दानियाल और मुराद की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अतः अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने आगरा के किले के बाहर एक न्याय की जंजीर बनवाई, जिसमें 60 घंटियां थीं और 12 घोषणाएं भी प्रकाशित की। इन 12 घोषणाओं में एक था एम्मा भूमि का प्रमाणीकरण। भूमि के कई सारे भेद होते थे, खालसा और एम्मा, तो इक्ता। तो एम्मा क्या था? एम्मा थी
प्रार्थना और प्रशंसा के बदले दी गई भूमि। तो इसका प्रमाणीकरण करना था कि भाई जिसको दी गई है वो प्रमाणित करवाए कि आपको कब किसने कैसे दी। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले 1606 में अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये एक महत्वपूर्ण घटना है जिस पर कई बार वन लाइनर्स पूछ लिए जाते हैं। खुसरो गद्दी प्राप्त करना चाहता था और उसे कौन सपोर्ट कर रहा था? उसे उसके मामा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही उसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने भी आर्थिक सहायता भी दी थी और मॉरल सपोर्ट भी वो दे रहे थे। खुसरो के विद्रोह को दबा दिया गया और अर्जुन देव को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। फांसी की सजा दी गई और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। इस घटना को धार्मिक कट्टरता के रूप में देखा जाता है कि जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी, लेकिन ये वास्तव में धार्मिक नहीं, एक राजनैतिक घटना थी। और खुसरो और जहांगीर के बीच जो युद्ध हुआ वो जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर हुआ। खुसरो खां पराजित हुआ और जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया और 1622 में शाहजहां के समय उसकी हत्या करवा दी गई। फिर हम बात करते हैं जहांगीर पर बनने वाले 250 शब्दों के प्रश्न की, जिसमें पूछा जाता है आपसे कि जहांगीर के समय मुगल मेवाड़ संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो अपनी आरंभिक स्थिति सुदृढ़ करने के बाद जहांगीर ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। अकबर के शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य का विस्तार प्रभावशाली ढंग से हो चुका था, तो जहांगीर के लिए इस दिशा में प्रगति करने को कुछ विशेष था नहीं। इसलिए उसने सबसे पहले राजपूताना में अकबर के अधूरे काम को पूरा करने का निश्चय किया। मेवाड़ के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई पुनः आरंभ की गई। 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ के लिए भेजी गई, किंतु देवर दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय ही नहीं निकला। इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महाबत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां, 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान भेजे, किंतु अब कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन लगातार मुगलों के आक्रमणों ने मेवाड़ पर दबाव बनाए रखा और अंततः 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ एक संधि कर ली और मुगल मेवाड़ युद्ध तब तक के लिए समाप्त हो गया जब तक कि औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के कारण मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने पुनः संघर्ष प्रारंभ नहीं किया। राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी उसकी शर्तें इस प्रकार थीं कि भाई राणा अमर सिंह मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करेंगे। जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भूक्षेत्र व चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया, किंतु शर्त यह थी कि वह चित्तौड़ के किलों को सुदृढ़ नहीं कराएगा। संधि तो कर ली, लेकिन राणा अमर सिंह का पूरा परिवार मुगलों का विरोध करता रहा था। अतः राणा अमर सिंह को इस संधि के परिणाम स्वरूप बहुत आत्मग्लानि हुई और उसके कारण वे अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर नौ चौकी नामक एकांत स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन उन्होंने वहीं पर जाकर बिताया, एकांत में। और इधर जहांगीर ने राणा अमर सिंह और उनके पुत्र करण सिंह की मूर्तियाँ अपने राजमहल के उद्यान में खड़ी करवा दी। अब हम बात करें कि राजपूताना में अकबर की नीति को जहांगीर ने सफलतापूर्वक लागू किया।
अन्य मामलों में भी उसने अकबर की नीति, राजपूत नीति को जारी रखा। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना हुई और मुगल दरबार में राजपूतों को बड़े पद दिए जाते रहे। राजपूतों की सेवा भी मुगल साम्राज्य को नियमित रूप से प्राप्त होती रही। इस वीडियो में हम लोग जहांगीर की केवल राजपूत नीति को ही कवर कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम उसकी दक्कन नीति और उसकी कंधार समस्या की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।